नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। तो थोड़ा सा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। कल से हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है 12 अगस्त से, मंडे से। आपका टाइमिंग रहेगा 9:40 से लेके 10:40 AIB 19 के लिए। ठीक है, तो ये लेटेस्ट बैच है, अभी जो अगस्त मंथ का बैच है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वह वीडियो के एंड में वो वाला वीडियो अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल हम देख रहे हैं AIB 18 में जो CRPC के क्वेश्चंस आए थे आपके, उसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि भाई क्वेश्चंस किस टाइप के आए थे एंड क्वेश्चन क्या इजी थे, क्या हार्ड थे, क्या क्वेश्चन सारे के सारे बेयर एक्ट में थे, क्या क्वेश्चन सारे के सारे हम ये भी चेक करेंगे। क्योंकि लोगों के मन में डाउट रहता है कि भाई बेयर एक्ट से पेपर नहीं आ रहा, पेपर का लेवल थोड़ा सा हार्ड हो गया या फिर ढूंढना थोड़ा मुश्किल रहा है। वही हम चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशन एज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। सिंपल सी बात है भाई, इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। इन्वेस्टिगेशन वर्ड आया है, डायरी वर्ड है, इन्हीं को ही हम अपने कीवर्ड्स बोलते हैं। कीवर्ड्स कुछ भी नहीं है, कीवर्ड्स बस क्या है, आपके चैप्टर्स के नाम, पार्ट्स के नाम, सब पार्ट्स के नाम। तो अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके अंदर आप FIR के बारे में बात पढ़ते हो, आप 156(3) पढ़ते हो, आप 173 पुलिस रिपोर्ट पढ़ते हो। तो उसी के अंदर एक हमारे पास आपको सेक्शन मिलेगा 172। तो पहले आपने चैप्टर शॉर्ट लिस्ट किया, चैप्टर नंबर है आपका 12। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। अगर आपने इतना शॉर्ट लिस्ट कर लिया कीवर्ड से, ये क्वेश्चन इसलिए डिफिकल्ट बच्चों को लग रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई सेक्शन गिवन नहीं है, तो बच्चों को एग्जैक्ट सेक्शन तक पहुंचने में दिक्कत आ रही है। लेकिन इतना भी हार्ड नहीं कि आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, इन्हीं सब की आपको एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, चैप्टर 12 इन्वेस्टिगेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट में अगर आप आओगे, अगर आपने डायरी वर्ड को फोकस किया क्योंकि वो आपका कीवर्ड है, जो बच्चा जितना अच्छे से इंडेक्स पढ़ेगा उसको ये ज़्यादा आसानी होगी ऐसे सेक्शन ढूंढने में। तो आपने देखा कि एक सेक्शन का नाम है हमारे पास डायरी ऑफ द प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे बारे बता रहा है कि भाई डायरी के रिगार्डिंग कौन सी चीज इनकरेक्ट है। तो अगर हम ऑप्शन ए देखें, द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस इज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जो 161 में रिकॉर्ड करी जाती है, तो वो स्टेटमेंट क्या डायरी में इंसर्ट करना मैंडेटरी है? शैल वर्ड लिखा हुआ है, तो भाई वो बिल्कुल मैंडेटरी लिखा हुआ है, देखो 1A में। ठीक है, तो ये भी हमारा सही हो गया। अगर ये सही हो गया तो हमारा ऑप्शन ए सही हो गया, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ए हमारा आंसर नहीं होगा। द डायरी शैल बी डली पेजिनेटेड। पेजिनेटेड का मतलब होता है भाई नंबर वगैरह होने चाहिए उसमें। ठीक है, तो ये भी लिखा हुआ है वॉल्यूम एंड पेजिनेटेड, तो ये भी ऑप्शन सही है हमारा 1B। तो एंड हमारा ऑप्शन बी भी सही है। अगर हम ऑप्शन डी को देखें, कैन बी यूज, यानी डायरी की बात कर रहे हैं, दिस डायरी कैन बी यूज बाय द पुलिस ऑफिसर टू रिफ्रेश द मेमोरी ऑफ द अक्यूज्ड। भाई कर सकता है, देखो साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि वो इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। सी जो चीज दे रखी है, द डायरी में बी यूज एन एविडेंस, ये साफ साफ यहाँ पे दे रखा है भाई एविडेंस के लिए आप यूज नहीं कर सकते हो। एनी क्रिमिनल कोर्ट में सेंड फॉर द पुलिस डायरीज ऑफ द केस अंडर इंक्वायरी और ट्रायल इन सच कोर्ट एंड मे यूज सच डायरी नॉट एज एविडेंस बट टू एड इन सच इंक्वायरी और ट्रायल। केवल आप इंक्वायरी और ट्रायल को आसान बनाने के लिए, हेल्पफुल के लिए, एड के लिए आप डायरी का यूज कर सकते हो, लेकिन उसको एज ए एविडेंस आप यूज नहीं कर सकते। साफ साफ लिखा हुआ है और हमें क्वेश्चन में दे दिया है कि भाई मे बी यूज एज एविडेंस, तो यही गलत हो गया, वो कर नहीं सकते, वो साफ लिखा है। वही हमें आंसर बताना था, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया बड़े इजी तरीके से। ऐसे आपको ढूंढ के करना है। ठीक है, तो ये भी बेयर एक्ट से क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड इन द चार्ज एज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। आप देखोगे कि इस क्वेश्चन में भी हमारे सामने सेम वैसी परेशानी है जैसे क्वेश्चन 1 में थी कि भाई आपको सेक्शन गिवन नहीं है, चैप्टर गिवन नहीं है, तो यहाँ पे आपको फिर से ढूंढना परेशानी आ रही है। फिर से मैं आपको बोलूंगा कि आप जितना अच्छे से इंडेक्स को रीड करोगे, जितना अच्छे से चैप्टर्स के नाम अपने माइंड में फीड रखोगे, पार्ट्स के नाम, सब पार्ट्स के नाम, तो आप एक चैप्टर शॉर्ट लिस्ट कर लोगे। अगर आपने एक चैप्टर शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, तो चैप्टर शॉर्ट लिस्ट करने के बाद बड़े ही आसानी से आप उस चैप्टर में अपना जो रिक्वायर्ड सेक्शन है वो आप देख सकते हो एंड देन फिर उस सेक्शन को ओपन करके आप जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको पढ़ के अपना आंसर कर सकते हो। तो हम देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मैनर ऑफ द कमिटिंग ऑफेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन इन द चार्ज। ठीक है, तो चार्ज के रिगार्डिंग आप देखोगे एक चैप्टर है आपके पास फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बारे में जो बताता है, चैप्टर नंबर है आपका 17, दी चार्ज उसका नाम है।
ए पार्ट में फॉर्म ऑफ चार्ज के बारे में बताया गया है। तो इसके अंदर आपको पता होगा जब भी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करते हैं तो कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं, जब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करते हैं तो उसमें यह भी बताया पड़ता है हमें कि भाई आपने ऑफेंस जो किया है वो किस तरीके से किया, मैनर ऑफ द कमिटिंग द ऑफेंस। तो इसी से मिलता जुलता एक सेक्शन मिलेगा आपको, सेक्शन का नाम है 213। उसमें लिखा हुआ है व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड, यानी कि इसमें बताया गया होगा कि भाई किस ऑफेंसेस में आपको अगर चार्ज लगा रहे हो उस ऑफेंसेस से रिलेटेड तो एक्यूज्ड को बताना ही पड़ेगा वहां भाई किस तरीके से आपने वो ऑफेंस किया है। ठीक है, तो अगर इसी की सेक्शन की अगर आप इलस्ट्रेशन देखोगे, इलस्ट्रेशन ए बी सी एफ से आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, अगर हम देखें जो पहला ऑप्शन है, हमारा क्वेश्चन है कि क्या ए इज एक्यूज्ड ऑफ ए थेफ्ट ऑफ ए सर्टेन आर्टिकल एट ए सर्टेन टाइम और प्लेस। क्या अगर हम उस पर ये चार्ज लगा रहे हैं तो हमें जब हम फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करेंगे तो क्या हमें मैनर बताना जरूरी है, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो आप देखोगे इलस्ट्रेशन जो आपकी ए है, ए इज द एक्यूज्ड ऑफ ए थेफ्ट ऑफ ए सर्टेन प्लेस एट ए सर्टेन टाइम, इसमें साफ साफ लिखा है कि भैया यहाँ पे द चार्ज नीड नॉट सेट आउट द मैनर इन विच द थेफ्ट वाज इफेक्टेड, यहाँ पे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एंड हमारा क्वेश्चन क्या था कि भाई किसमें आवश्यकता नहीं है, तो पहला ऑप्शन ही आपका आंसर हो गया। बाकी भी आप चेक कर सकते हो। ए इज द एक्यूज्ड ऑफ चीटिंग बी एट ए गिवन टाइम एंड प्लेस, तो चीटिंग के रिगार्डिंग पूछ रहा है, तो अगर आप देखोगे तो ये इलस्ट्रेशन भी है आपकी, ए इज एक्यूज्ड ऑफ ए चीटिंग बी एट ए गिवन टाइम एंड प्लेस, द चार्ज मस्ट सेट आउट, तो यहाँ पे तो भाई बैनर आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से आपने चीटिंग करी है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन इसलिए नहीं हुआ। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, ए इज एक्यूज्ड ऑफ डिसओबिंग ए डायरेक्शन ऑफ द लॉ विद इंटेंट टू सेव बी फ्रॉम पनिशमेंट, ये आपको जो आपका ऑप्शन है कौन सा मिलेगा, इलस्ट्रेशन एफ, ए इज एक्यूज्ड ऑफ डिसओबिंग ए डायरेक्शन ऑफ द लॉ विद इंटेंट टू सेव बी फ्रॉम पनिशमेंट, उसको बचाना चाह रहा था। तो यहाँ पे भी भैया आपको मैनर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आपका इसलिए आंसर नहीं हुआ। और अगर हम डी देखें, ए इज एक्यूज्ड ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस एट ए गिवन टाइम एंड प्लेस, तो ये आपका हो गया इलस्ट्रेशन नंबर सी, ए इज एक्यूज्ड ऑफ गिवन फॉल्स एविडेंस एट ए गिवन टाइम एंड प्लेस, द चार्ज मस्ट बी सेट आउट, तो यहाँ पे भी भैया आपको मैनर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप स्टेप वाइज करोगे तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे डेफिनेटली, कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए। बस बच्चे यही दिक्कत करते हैं कि एकदम से उन लोगों को स्टेप पता नहीं कैसे ढूंढने का प्रोसीजर होता है, इसी सब की आपकी प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट होती है। या तो आप खुद कर लो या फिर कोचिंग की हेल्प आप ले सकते हो अगर आप ज्यादा ही वीक हो तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस में बी ट्राइड समरली एज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कोई सेक्शन गिवन नहीं है, चैप्टर गिवन नहीं है, लेकिन अगर आपने अच्छे से इंडेक्स पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि भाई समरी ट्रायल के रिगार्डिंग एक हमारे पास चैप्टर है। ठीक है, समरी ट्रायल अगर आप देखोगे तो चैप्टर नंबर 21 में बात करी गई है समरी ट्रायल के बारे में। तो आप फटाफट आपने अपना एक चैप्टर शॉर्टलिस्ट कर लिया कि भाई 21 में मेरा आंसर मिलने के काफी चांसेस हैं, क्योंकि ये कीवर्ड आपको दिख गया। ठीक है, अब आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस में बी ट्राइड समरली, कौन से ऑफेंसेस का ट्रायल हम समरली के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो अगर आप 260 में देखोगे तो 260 में आपको सारे प्रोविजन बता रखे हैं, हाँ भाई किस किस का आप ऑफेंस का आप ट्रायल समरी वे में कर सकते हो, यानी फास्ट प्रोसेस कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो इस ऑप्शन को विड्रॉ कर लिया गया है, जाहिर सी बात है विड्रॉ करना था, क्योंकि इसके अंदर ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। बोल रहा है कि अगर ऑफेंस आपका 454 आईपीसी का जो साफ साफ लिखा हुआ है, तो उसके अंदर भी आप जो इस सेक्शन का अगर क्लोज 5 देखोगे तो आपको मिलेगा, तो इसका भी आप ट्रायल समरी कर सकते हो। या फिर वो बोल रहा है कि अगर आपका 504 के अंदर आ रहा है तो इसके अंदर भी कर सकते हो, 6 में दे रखा है। या फिर अगर आपके ऑफेंस के अंदर पनिशमेंट 2 साल से कम है, लिखा हुआ है ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ, डेथ पेनल्टी नहीं है, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं है, एंड अगर उसकी पनिशमेंट 2 साल से ज्यादा नहीं है, यानी 2 साल से कम कम वाले का भी आप ट्रायल समरी कर सकते हो। तो ये लिखा हुआ ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 years, तो ए बी सी आपके सही आंसर है। और एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शन सही नहीं हो सकते, इसीलिए एआईबी वालों को इस क्वेश्चन को विड्रॉ करना पड़ा। ठीक है, अब ये कैसे इसका आंसर है वो आपको पता ही है, ऑफेंस पनिशेबल विद लाइफ इंप्रिजनमेंट, ये आप नहीं कर सकते हो समरी ट्रायल, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, Which of the following section of the code of the criminal procedure provides for the reference to the high court? तो ये इजी क्वेश्चन है, ये टाइप 1 कैटेगरी में चला जाता है। ऐसे क्वेश्चन हर एक बच्चा कर सकता है, इवन 5th क्लास के बच्चे को भी अगर सीआरपीसी का बियर एक्ट दे दिया जाए कि हाँ भाई बच्चा ये पढ़ के बताओ ये जो स्टेटमेंट है और आपके पास ये बियर एक्ट है, तो कौन से नंबर में ये बात लिखी है, ये बात इसमें लिखी है, इसमें लिखी है, इसमें लिखी है, फटाफट आप इंडेक्स की हेल्प लेके कर सकते थे। रेफरेंस टू हाई कोर्ट की बात सेक्शन 395 में करी गई है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है,
ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस मे नॉट बी ग्रांटेड बेल अंडर 438 एंटिसिपेटरी बेल के बारे में बता रहा है और बोल रहा है कि अगर पर्सन ने इनमें से कोई भी ऑफेंस किया है तो उसको बेल नहीं देनी चाहिए, जो भी हम 438 के प्रोविजन पढ़ रखे हैं। तो ये भी इजी क्वेश्चन है क्योंकि आपको सेक्शन ढूंढना नहीं पड़ा, यहाँ पे एग्जैक्ट सेक्शन दे रखा है। फटाफट यहाँ पे आओ, अगर आप चेक करते तो आपको क्लोज फॉर्म में इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, जो आपका बता रहा है 376 ए बी, 376 डी ए एंड 376 टी बी, और आपका 376 भी होता है। इसके अंडर अगर आप फॉल कर रहे हो तो आपके इसके प्रोविजंस नहीं लगाए जाएंगे। बोथ 1 2 3 आपका राइट आंसर है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इफ डन बाय एनी मैजिस्ट्रेट इवन इन गुड फेथ। कह रहा है कि भले ही आप भलाई के नाते आप वो काम कर रहे थे, लेकिन विदाउट बीइंग एम्पावर्ड, आप कंपिटेंट नहीं उस मैटर के लिए, आपके पास जुरिडिक्शन नहीं है। ठीक है, कोरम नॉन जुडिस बोलते हैं इसके बारे में, कि अगर किसी मजिस्ट्रेट के पास कंपिटेंट ही नहीं है, एम्पावर ही नहीं है, अगर फिर भी वो उस प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर देता है, शुरू कर देता है, वो भाई विशिएट हो जाती। कानून की नज़रों में उस प्रोसीडिंग की कोई अहमियत नहीं होती, कानून की नज़रों में वो प्रोसीडिंग वॉइड मानी जाती है। तो अगर आप देखोगे तो इसके रिगार्डिंग भी एक फुलफिल चैप्टर है अपने पास, और ये तो पीवाईक्यू में भी आए हुए हैं, एक दो क्वेश्चन हमने देखा हो। जिन बच्चों ने पीवाईक्यू किया है या जो भी मेरे स्टूडेंट देख रहे होंगे वीडियो, उन्हें पता होगा कि हाँ भाई इसके रिगार्डिंग तो हमने किया हुआ है। जो आपका चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 35 इर्रेगुलर प्रोसीडिंग्स। ठीक है, इर्रेगुलर प्रोसीडिंग आप देखोगे चैप्टर का नाम है, उसके अंदर आप देखोगे दो सेक्शन है हमारे पास, सेक्शन 460 एंड सेक्शन 461। 461 बता रहा है इररेगुलरिटीज विच डू नॉट विशिएट प्रोसीडिंग्स। कह रहा है कि अगर आप इनमें से कोई भी अगर प्रोसीडिंग करते हो तो वो आपकी प्रोसीडिंग को विशिएट नहीं करेगी, भले ही वो इररेगुलरिटी होती है। ठीक है, लेकिन 461 में साफ साफ बोल रहा है कि अगर इनमें से आपने कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है तो वो तो भैया फिर आपको प्रोसीडिंग को विशिएट करेगा, एंड करेगा, वॉइड करेगा। वही हमें देख के बताना था इन दोनों सेक्शंस की हेल्प लेके। फिलहाल एआईबी वालों ने इस क्वेश्चन को विड्रॉ कर लिया है, वो बताएंगे क्यों किया है। लेकिन अगर आप चेक करोगे फटाफट, अगर हम देखें, अगर 460 पे आप आओगे तो 460 का अगर आप क्लोज सी चेक करोगे तो उसमें लिखा हुआ है टू होल्ड एन इनक्वेस्ट अंडर सेक्शन 176। तो ये जो ऑप्शन डी देख रहे हो आप, तो ये आपका एक्चुअली में सेक्शन 460 का सी क्लोज है, और ये बोल रहा है इररेगुलरिटीज विच डू नॉट विशिएट प्रोसीडिंग। तो यानी कि ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, हमें तो वो बताना है जिससे हमारी प्रोसीडिंग विशिएट हो जाए, एंड हो जाए। तो डी हमारा इसलिए नहीं हुआ। अगर आप देखोगे जी क्लोज हम देखें इसका 460 का, टू टेंडर ए पार्डन अंडर सेक्शन 306। तो जो ऑप्शन ए में दिख रहा है ये आपका क्या है, सेक्शन 460 का जी क्लोज है। तो यानी इसमें भी हमारा बोल रहा है विशिएट प्रोसीडिंग नहीं होगी, तो इसलिए हमारा ये भी आंसर नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अगर आप इसका एच देखोगे सेक्शन 460 का, वो आपको बताता है टू रिकॉल ए केस एंड ट्राई इट हिमसेल्फ अंडर सेक्शन 410। तो ये भी आपका क्या है, सेक्शन 460 का आपका क्लोज एच है। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये बोल रहा है विच डू नॉट विशिएट प्रोसीडिंग, हमें तो विशिएट वाला ढूंढना है। यानी हमारा जो आंसर होगा वो 461 में जो फॉल कर रहा होगा वो होगा। अगर 461 में हम देखें तो क्लोज ए में लिखा हुआ है अटैचमेंट अटैचेस एंड सेल्स प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83, ये आपका लिखा हुआ है। अगर आप 461 खोलोगे इररेगुलरिटीज विच विशिएट प्रोसीडिंग, ऐसी इररेगुलरिटीज अगर आप कर देते हो तो फिर भैया वो प्रोसीडिंग आपकी वॉइड मानी जाएगी, ये आपका सेक्शन 461 बताता है। तो अगर हम देखें तो हम ऑप्शन सी ले सकते थे। ठीक है, और ऑप्शन सी उन्होंने लिया भी है। अगर आप देखोगे जब टेंटेटिव आंसर की आई थी तो ऑप्शन सी को आंसर माना, लेकिन फाइनल आंसर की आई तो सी को आंसर नहीं माना, इवन क्वेश्चन को विड्रॉ कर लिया गया क्योंकि बच्चों ने ऑब्जेक्शन जाहिर किया होगा। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे अटैचेस एंड सेल्स के बारे में बता रहा है पूरा, और यहाँ पे खाली अटैचेस के बारे में बताया। ठीक है, यानी अटैच और सेल अगर आप कर देते हो अंडर सेक्शन 83 तब वो प्रोसीडिंग आपकी विशिएट मानी जाएगी। यहाँ पे खाली अटैचेस लिखा है, इसलिए जाहिर सी बात है इस चीज को उन्होंने थोड़ा ऑब्जेक्शन आया कि भाई बच्चों को थोड़ा इशू आया कि इसको करे या ना करे। लेकिन अगर आप देखते तो सी ऑप्शन भी जिन जिन बच्चों ने लगाता तो उनको भी मतलब आराम से, एआईबी वालों को ज़्यादा इसके अंदर इतना सोचना नहीं था, सी ऑप्शन सही मान सकते थे, इस क्वेश्चन को विड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं थी, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज द असिस्टेंट सेशन जज। आपको पता होगा अगर अभी हम बीएनएस की बात करें, बीएनएसएस की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आपको ये वाली पोस्ट अब हटा दी गई है। ठीक है, लेकिन पहले थी। अगर आप चेक करोगे ये भी पीवाईक्यू से क्वेश्चन आया, काफी बार इस सेक्शन से क्वेश्चन आया, चैप्टर 3 से क्वेश्चन आया है कि भैया कौन से आपके मजिस्ट्रेट की क्या पावर है, कितनी वो पनिशमेंट दे सकता है, कितने फाइन तक वो अपना फाइन दे सकता है किसी को, एक्यूज्ड को, ये सब बता रखा है। अगर आप सेक्शन 28 खोलोगे
तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन असिस्टेंट सेशन जज मे पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट ए सेंटेंस ऑफ दैट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ ए टर्म एक्सेडिंग 10 ईयर। यानी कह रहा है कि वो 10 साल से ज्यादा की पनिशमेंट नहीं दे सकता, इससे कम कम सब दे सकता है, और ना ही डेथ पेनल्टी दे सकता है एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे सकता है। तो ऑप्शन आपका साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। भाई 28 29 से बहुत बार क्वेश्चन आया, लगभग 7-8 बार पीवाईक्यू में आ चुका है। ये क्वेश्चन भी इजी था, करने लायक क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, ए पर्सन अरेस्टेड बाय ए प्राइवेट पर्सन। आपको पता है कि आप एज ए प्राइवेट पर्सन आप अरेस्ट कर सकते हो अगर कोई भगोड़ा इंसान है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, या फिर अगर आपके आंखों के सामने कोई नॉन वेलेबल एंड कॉग्निजेबल अपराध हुआ है तो आप उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हो, प्राइवेट अरेस्ट जिसको हम बोलते हैं। पुलिस उस पर्सन को फिर से री अरेस्ट कर सकती है इफ सच पर्सन कम्स अंडर दी फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द सीआरपीसी। ये क्वेश्चन था। अब यहां पे आप देखोगे कि टेंटेटिव आंसर की में बिल्कुल सही आंसर दे रखा था, लेकिन पता नहीं एआईबी वालों को क्या आया कि फाइनल आंसर की में इन्होंने इसका आंसर डी दे दिया। ये वाली बात एग्जैक्ट सेक्शन 43 में लिखी है, ये नो डाउट 43 से क्वेश्चन है, लेकिन आपसे जो पूछ रहा है कि अगर पुलिस को री अरेस्ट करना पड़ेगा इस पर्सन को तो वो कब करेगा, अगर वो पर्सन 41 के अंडर फॉल कर रहा है। अगर 41 आप देखोगे, 41 का अगर मैं पढ़ के बताऊंगा आपको प्रोविजन, तो वो बता रखा है व्हेन पुलिस मे अरेस्ट ए पर्सन विदाउट ए वारंट, व्हेन पुलिस मे अरेस्ट ए पर्सन विदाउट ए वारंट, सेक्शन 41 ये बात बताता है। और ये बात आपके 43(2) में भी लिखा हुआ है, इफ देयर इज रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन कम्स अंडर दी provision of section 41 a police officer shall rearrest him if such person comes under the provision of which of the following provision। तो यहाँ पे 41 आना चाहिए। टेंटेटिव में आंसर 41 दिया था जो ऑप्शन ए है आपका, फाइनल आंसर की में 43 दे दिया। अब बच्चे दो तरीके से इसको गौर कर सकते हैं, या तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से देख रहे हो कि ये जो बात कही गई है ये कौन से सेक्शन में लिखी गई है, तब तो आंसर डी हो जाएगा इसका, या फिर एग्जैक्ट जो बोल रहा है कि अगर हमें उस पर्सन को रीअरेस्ट करना पड़े तो हमें कौन से सेक्शन के अंडर देखना पड़ेगा कि वो फॉल कर रहा है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है एग्जैक्ट, इफ सच पर्सन कम्स अंडर विच सेक्शन। तो अगर 41 के अंडर आप आओगे तभी तो आप उसको फिर से रीअरेस्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरीके के बच्चों के बीच में आप कह सकते हो कि घमासान मचा हुआ है कि 41 ही होना चाहिए, 43 होना चाहिए, लेकिन फाइनल रिवाइज्ड आंसर की जब आई है उसके अंदर इसको 43 माना गया है, टेंटेटिव में 41 है। मेरा भी ये पक्ष है कि 41 ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट माना जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये अभी तक ऑब्जेक्शन बना हुआ है बच्चों में, बच्चे सहमत नहीं है इस वाले क्वेश्चन के आंसर से जो एआईबी ने फाइनल रिवाइज्ड आंसर की में दिया है, और ऐसे काफी क्वेश्चन है, ठीक है। इन्होंने इवन फाइनल रिवाइज आंसर की बनाने के बाद भी आप देखोगे काफी क्वेश्चन है जिनके आंसर वो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल रिवाइज आंसर की के अकॉर्डिंग आएगा, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और ऐसा इस एग्जाम में नहीं, इंडिया के बहुत से एग्जाम में होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में आपका स्टूडेंट और जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है अथॉरिटी, उनमें आपका घमासान चलता ही रहता है रेगुलर, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 1 to 5। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, टाइप 1 क्वेश्चन है, आपको सेक्शन गिवन है, सेक्शन 1 to 5 में आप आइए और बोल रहा है कि भाई किस में सिचुएशन में वाइफ एंटाइटल नहीं है मेंटेनेंस लेने में। इस क्वेश्चन को भी आप देखोगे एआईबी वालों ने विड्रॉ कर दिया फाइनल रिवाइज आंसर की में, आप देखोगे यहाँ पे विड्रॉ बनता है, बिल्कुल जाहिर सी बात है बन सकता है, ठीक है। क्यों बना है वो हम देखते हैं। लिखा हुआ है क्लोज फॉर्म में, नो वाइफ शैल बी एंटाइटल टू रिसीव एन अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस या फिर इंटरव्यू मेंटेनेंस या फिर एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग। इनमें से किसी की भी वो हकदार नहीं होगी। अगर हम ये पता कर लेते हैं या प्रूव कर देते हैं फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर दिस सेक्शन इफ शी इज लिविंग इन एडल्ट्री, पहला पॉइंट तो ये है। एंड दूसरा है इफ विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन शी रिफ्यूजेस टू लिव विद हर हस्बैंड, एक ये है। और इफ दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, एक पॉइंट आपका ये है, ठीक है। अगर आप देखोगे, हम देखें ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग देखें हस्बैंड प्रिज्यूम्स, तो ये प्रिज्यूम वर्ड की वजह से आपका ये आंसर नहीं हुआ है। वॉलंटरी वाइफ रिफ्यूजेस टू लिव विदाउट विद हस्बैंड, यहाँ पे अगर एक होता यहाँ पे विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन, तब हम मान सकते थे कि ये वाला आपका सही हो जाता, और यहाँ पे अगर प्रिज्यूम हट जाता तो ये भी सही हो जाता, ठीक है। और अगर आप सी देखोगे वाइफ लिविंग सेपरेटली एज हस्बैंड कीप्स ए मिस्ट्रेस, ये तो कंडीशन नहीं है इसमें, तो भाई उसको मेंटेनेंस का हक मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड की गलती है, ठीक है। हस्बैंड की गलती है तभी तो उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा अपनी वाइफ को। एंड वाइफ इज फोर्सफुली रिमूव फ्रॉम द हाउस, यहाँ पे भी हस्बैंड की गलती है, उसने जानबूझ के उसको घर से निकाल दिया। केवल इन्हीं कंडीशंस में जो आप देख रहे हो 1 2 3, आपकी वाइफ को जो मेंटेनेंस है उसका वो हक नहीं है अपने हस्बैंड से लेने का। तो यहाँ पे भी एक से ज्यादा ऑप्शन में बच्चों को कंफ्यूज आ रहे थे ए और बी में, इस वजह से एआईबी वालों ने इस क्वेश्चन को विड्रॉ कर लिया, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चंस अगर आप दोनों ही ऑप्शंस आप देखोगे तो कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े आपके मिलते जुलते लग रहे हैं, ठीक है। और एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकते, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी विड्रॉ करना पड़ा एआईबी वालों को, लेकिन इजी क्वेश्चन था, कोई परेशानी की बात नहीं है।
लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज डेल्ट अंडर सेक्शन 164A ऑफ द CRPC। आप देखोगे कितने इजी क्वेश्चन है, सेक्शन दे रखा है, इंडेक्स में जाके ही अगर आप देखते इंडेक्स में तो आपको ये दिख जाता। 10 के 10 क्वेश्चन हमने करे हैं, आप देख रहे हो 100% क्वेश्चन आपका BR एक्ट से एक एक लाइन टू लाइन मैंने आपको दिखाया है। अब गेम सारा क्या है, गेम सारा यही है कि क्या आप ये क्वेश्चन अपने हाथों से, जो लिमिटेड टाइम आपको दिया जा रहा है 3 घंटे का, क्या आप उसमें ढूंढ पा रहे हो? आप खुद से ये सवाल पूछना, क्या आपको परेशानी आ रही है, या अगर आप बहुत टाइम ले रहे हो तो फिर आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। देन फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार इंडेक्स पढ़ना पड़ेगा, बार बार PYQ लगाने पड़ेंगे, और एक अच्छे तरीके से PYQ लगाने। देखो PYQ लगाने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देखा, बस वही PYQ। डिटेल्ड एनालिसिस होना चाहिए आपका, ठीक है। आप बोल सकते हो कि बाल की खाल निकाल देना, इस तरीके से अगर आप PYQ करोगे, डिटेल में जाके करोगे, तभी फायदा मिलेगा यार, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ कि भाई ऑप्शंस के साथ भी खेलना चाहिए, तो आप बिल्कुल ऑप्शंस को भी करके देखो कि हाँ भाई कहाँ पे ये सेक्शन दिया गया है, इस ऑप्शन में जो बात लिखी गई है क्या इसके रिगार्डिंग भी कोई सेक्शन है क्या। इतना डिटेल में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपकी नॉलेज में भी इंप्रूवमेंट होगा, एंड देन एग्जाम निकालने में भी कोई परेशानी आपको होगी नहीं, ठीक है। अभी भी आपका कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, या फिर कोई पर्सनली डाउट है तो आपका 9350145947 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप यहाँ पे व्हाट्सअप के जरिए मुझे कोई भी आपकी बात है तो आप व्हाट्सअप के जरिए मुझे तक पहुँचा सकते हो। कोशिश करूंगा विद इन 24 आवर्स आपकी बात का मैं रिप्लाई कर सकूँ, ठीक है। और अभी आपको अगर नया बैच ज्वाइन करना है तो अभी आपको वीडियो दिख जाएगा, वीडियो के एंड में यहाँ पे अटैच हो जाएगा, आप उसको क्लिक करके जानकारी ले सकते हो। जो 12 अगस्त 2024 कल से यानी मंडे से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।